दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एनसीईआरटी का सार संग्रह जो कक्षा 6 से 12 तक है। दोस्तों, इसमें वन लाइनर सभी क्वेश्चन हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेष आकर्षक इस बुक का ये है दोस्तों कि इसमें अध्यायवार रिविजन नोट्स दिया हुआ है, मतलब अध्यायवार हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ये महेश कुमार बर्नवाल जी का ये लिखा हुआ पुस्तक है। तो काफ़ी अच्छा बुक है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग दोस्तों पॉलिटी का सेशन की शुरू किए थे और उसमें 10 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये दोस्तों 11वां वीडियो है। तो अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, वहाँ से आप लोग पिछले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है यहाँ तक संसद तक जो है संसद का जो है ये पेज नंबर कर चुके हैं। तो पेज नंबर 22 तक हमारा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग जो है पेज नंबर 23 से आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 231वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और बेस्ट जो है वीडियो ला सकूं। और जब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? दोस्तों, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान। ठीक है, अगला है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? दोस्तों, कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये अभी वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये दोस्तों 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, तो 545 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? दोस्तों, तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? दोस्तों, तो ये कहाँ है? दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है, 48 है, 48 सीट हैं। अगला है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है लोकसभा को कभी भी। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु इसका 1/3 जो सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है बदलते रहते हैं। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, तो ये लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि भारित व्यय है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। अगला है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। अगला है ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, की कौन है? उन्नाव है, उत्तर प्रदेश का उन्नाव। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, तो ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 31 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था पहला आम चुनाव। अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उससे कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? दोस्तों, तो कम से कम जो है लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार में 40 सीटें आवंटित किन दो राज्य को आवंटित सीटों के योग के बराबर है दोस्तों? ये एक छत्तीसगढ़ का 11 और मध्य प्रदेश का 29, दोनों मिलाकर बिहार का जो है बराबर है 40। ठीक है, छत्तीसगढ़ 11 और मध्य प्रदेश 29, दोनों मिलाकर बिहार में 40 सीट है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। अगला एक लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में जो है, ठीक है, ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। अगला देख लेते हैं कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 1 वर्ष होता है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। अगला है कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो कुल 25 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। हालांकि संसद में सरकारी विधेयक यानी मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक जो है ये वित्त विधेयक होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? ये दोस्तों 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। अगला है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये नरगिस दत्त थी, राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी वर्ष 1980-86 में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? ये है संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा जो है व्यय भारित नहीं होता है? तो भारतीय प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है ये व्यय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है दोस्तों? केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो है राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है कि बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला जो राजस्व है वो किस निधि में जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार का अनुमति प्रदान करता है? ये निश्चित अवधि के लिए जो है भारतीय संचित निधि से धन निकालने की जो है ये प्रदान करता है अनुमति। हालांकि साधारण विधेयक एवं धन विधेयक की तुलना देख लेते हैं। पहला है साधारण विधेयक इधर है और नरी बिल, और इधर है धन विधेयक यानी मनी बिल। दोनों में क्या है
तुलना करते देखते हैं। पहला है साधारण विधेयक में किसी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु जो है धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक। ठीक है। साधारण विधेयक की बात करें तो इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। 4 नंबर देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु अगर धन विधेयक की बात करें चौथा में तो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में कि इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक के बारे में 5वां देखते हैं कि इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को 6 महीना, लेकिन धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 6ठा नंबर देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। 7 नंबर है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक की बात करें तो इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता धन विधेयक में। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। 8 नंबर में है साधारण विधेयक में कि यह विधेयक जो है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। ठीक है। लेकिन धन विधेयक की बात करें तो यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला 9 नंबर देख लेते हैं कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, परंतु अगर धन विधेयक की बात करें तो इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। तो ये थी 9 डिफरेंस साधारण विधेयक और धन विधेयक में। अगर एक बार और आप लोग सुन ले अच्छा से। अगला है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे समझ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है दोस्तों? तो ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गठन की जाती है। अगला है कि कोई भी कानून विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में है ये प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। ठीक है। अगला है संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिक से अधिक जो है 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। अगला है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो ये बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। अगला है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो ये द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कटौती प्रस्ताव को समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? तो मात्र ये अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है कि संसद की किस समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये प्राक्कलन समिति जो होता है ये इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को
भारत की किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। कि संसद की लोक लेखा समिति का जो है प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की परीक्षण करता है। वह कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो ये संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट में कि वर्तमान में जो है वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें से 229 सदस्य जो है राज्यों से एवं 4 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ये दोस्तों विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक पर। ये वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुआ था? तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुआ था वर्ष 1961 में। अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अगला है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो ये किसी राज्य सभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो बना सकती है कानून राज्य संस्था। ठीक है, अगला है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को न रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। अगला है कि संसद द्वारा जो है वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष रखी गई है 1989 के कानून के अनुसार। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा ही हो सकती है। अगला है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल यानी 0 आवर किस देश की देन है? ये दोस्तों भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या होता कहलाता है? तो ये प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा का होता है और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा का होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होगा उसको देखेंगे। साथ में अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग को PDF प्राप्त होता रहेगा। डेली करंट अफेयर अगर क्लास नहीं करते हैं तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें, सुबह में आता है डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।